तो कल हमने देखा था प्रियम्बल, और प्रियम्बल में हमने दो बातें बेसिकली, अच्छा अभी आस्था नहीं आई है, आ रही होंगी। दो चीजें हमने देखी थी। पहला तो क्या है कि इंडिया को क्या बना रहे हैं हम, और सिटीजन्स को गारंटी किस चीज की दे रहे हैं, है ना। इंडिया को क्या बनाया जा रहा है, तो सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये था, कल देखा था हमने। सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 5 बातें थी यहाँ पे। और सिटीजन्स को किन राइट्स का गारंटी, वो टोटल 4 थे ना, याद होगा अगर। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और मैंने ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले और ये वाले प्रोविजंस कहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में हमने ये भी बात किया था और कुछ लिखवाया भी था मैंने आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कल बताया था मैंने। की टू अंडरस्टैंड माइंड्स ऑफ इट्स मेकर्स, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, अच्छी स्टूडेंट हैं आप। प्रियम्बल इज key to understand minds of its makers। इट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को देख के समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जो लेजिस्लेटर्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे और क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, वो सब कुछ प्रियम्बल को देख के समझ में आया। तो प्रियम्बल को देख के कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का माइंड समझ में आ जाता है। प्रियम्बल इज व्हाट, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग एल्स। अब एक हमारा प्रियम्बल को लेके लास्ट एक पॉइंट रह गया था, अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट प्रियम्बल वाले टॉपिक को लेके रह गया था, अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। आर्टिकल 368 जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। अच्छा, अमेंडमेंट का मतलब समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव, जिसे हिंदी में कहते हैं। बिल्कुल सही मनीष। अब चेंज कैसे लाया जा सकता है? बाय एडिशन, कुछ ऐड करके, और बाय डिलीशन, कुछ डिलीट करके, जिसे रिपील भी कहते हैं, लीगल लैंग्वेज है रिपील। इसी तो तरीके से तो आप अमेंड करेंगे ना, या तो ऐड कर दो कुछ ओरिजिनल, जो हमारा टेक्स्ट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अमेंडमेंट कहलाएगा। या ऑलरेडी जो ओरिजिनल में था उसको डिलीट कर दिया, रिपील कर दिया, अमेंडमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन उठता है
whether preamble can be amended under Article 368 or not. ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन उठा कि क्या आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उस आर्टिकल के अंतर्गत प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। कल मैंने एक केस बताया था आपको, बेरूबारी केस था, जिसमें कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी केस देखिए, दो अलग अलग है, री बेरूबारी अलग है और ये बेरूबारी अलग है, ध्यान रखिएगा। मैंने शायद री वाला बताया था, री बेरूबारी बताया था। बेरूबारी में इट वाज सेड दैट preamble is not part of constitution. ठीक है, ये कह दिया गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 368 क्या कहता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, 368 वही प्रोविजन बताता है। और इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो 368 में उसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। भाई 368 में उसी चीज को अमेंड करोगे ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, उसको आर्टिकल 368 में कैसे अमेंड करोगे? बहुत सीधी सिंपल सी बात है, बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन उठता है और कोई भी प्रूडेंट मैन इसका आंसर दे देगा कि भैया जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है उसको 368 में अमेंड नहीं किया जा सकता। बट एक केस उठा, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, केशवानंदा भारती। नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। नाम सुना है, नहीं सुना है? वर्सेस, इसको ऐसे कर लो, केस को ऐसे तो पूरा नाम ही लिख देता हूँ, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस को, बेरूबारी केस में जो डिसीजन आया उसको पलट दिया। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के डिसीजन को चेंज कर दिया। और मैं डिसीजन रीड कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर बात करेंगे, मैं समझाऊंगा भी। Supreme Court held that the preamble is part of Constitution and therefore on this point Berubari opinion was changed. Supreme Court ने क्या कहा? Preamble is part of Constitution. एक्नॉलेज किया गया इस बात को, एक्सेप्ट किया गया। बेरूबारी में कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो 368 में अमेंड कैसे हो जाएगा। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, बेरूबारी वाला जो ओपिनियन था दैट वाज रॉन्ग। Preamble is part of Constitution. And on the question whether the preamble can be amended, the majority held that since the preamble is a part of Constitution, it can be amended, but subject to this condition that the basic structure in the preamble cannot be amended. यहाँ पे एक्नॉलेज कर लिया ना, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 क्या कहता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कैन बी अमेंडेड।
under Article 368 of the Constitution. But basic structure cannot be amended. दिख रहा है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू लिया वो बेरूवारी केस से बहुत डिफरेंट व्यू था। दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सबसे पहले तो एक्नॉलेज किया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जैसे ही ये बात कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 अप्लाई कर जाएगा तुरंत। और आर्टिकल 368 के एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। बट अमेंडमेंट किस तरीके का होना चाहिए? अगर आप पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को अमेंडमेंट का राइट दे देंगे, पावर दे देंगे, तो पार्लियामेंट इस तरीके से अमेंड कर देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो रह ही नहीं जाएगा। भाई हर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहती है ना। जरूरी नहीं है आज जो गवर्नमेंट है वो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहती है, अगली जो गवर्नमेंट आए वो भी उन्हीं चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहे। तो सब अपने अकॉर्डिंग अमेंड करते रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो फॉर्म में नहीं रह पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट के लिए तो बोल दिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लेके आया, बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ये ही 5 बातें जो हम इंडिया को बनाना चाहते हैं, सोवरेन सेकुलर सोवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये 4 राइट, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यही है बेसिक स्ट्रक्चर। दीज बेसिक स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनलिटी है, जो बेस है, या जिसे हम नींव भी कहते हैं, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहचाना जाता है, वो चेंज नहीं होगा। बाकी आप चीजें चेंज करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, अमेंड करिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिटीजनशिप? दूसरा आता है, हाउ इट इज अक्वायर्ड। ये 2 क्वेश्चंस आते हैं सिटीजनशिप को लेके। ये वर्ड बहुत बारी सुना ना, अक्सर सुनते रहते हैं। अभी जैसे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि इंडिया में इस साल शायद 19,000 लोगों ने या कितने लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ दिया है इंडिया का। हम और आप इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है। बचपन से ही सुनते आए होंगे, स्कूलों में पढ़ा भी है सिटीजनशिप के बारे में। क्या बता सकते हैं व्हाट इज सिटीजनशिप? सुना है ना बचपन से, अक्सर बातचीत भी न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, अपडेट रहते होंगे सिटीजनशिप के बारे में। व्हाट इज सिटीजनशिप बता सकते हैं आप लोग? देयर इज पर्टिकुलर आंसर, बट देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिटीजनशिप, इसका कहीं कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ेंगे,
तो उस चैप्टर में सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया कहीं पे। तो एक क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी चीज को डिफाइन नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या उसकी डेफिनेशन नहीं है कोई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिफाइन नहीं किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज का डेफिनेशन नहीं होगा। कुछ तो डेफिनेशन होगा, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा। तो वो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? तो मेरे हिसाब से सिटीजनशिप इज अ कॉन्सेप्ट by which people enjoy full or absolute civil and political rights of a country। ठीक है, सिटीजनशिप यही है और कुछ नहीं है। दिख रहा होगा, होपफुली आप लोग को दिख रहा होगा। अगर कुछ कट रहा है तो प्लीज बता देंगे आप लोग मुझे। सिटीजनशिप यही है। ये जो मेरे हिसाब से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ कॉन्सेप्ट by which people enjoy full or absolute civil and political rights of a country। अब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कल जैसे प्रियम्बल पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को बताया था कि 4 तरीके की गारंटी हम प्रियम्बल में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं। कौन कौन से? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसमें भी अलग अलग है। जस्टिस में क्या क्या आ जाएगा? तो सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिकल जस्टिस हो गया एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी है अगर आप देखेंगे, वो भी सोशल जस्टिस की बात करता है कि सब लोग इक्वल हैं तभी तो फ्रैटर्निटी रहेगी। अगर किसी को आप लॉर्डशिप का अवार्ड दे दे या टाइटल दे दे तो अपने आप को लॉर्ड ही समझने लगता है। जैसे पुराने जमाने में, अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो लोगों को लॉर्ड की का टाइटल दे दिया करते थे फॉर एग्जाम्पल। तो जिसको भी लॉर्ड का टाइटल मिला वो अपने आप को लॉर्ड ही समझने लगता था, वो फिर अपने आप को इंसान नहीं समझता था और बाकी लोगों के साथ वो डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर करता था। आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं चीजों को खत्म कर दिया। अब एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी सोशल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो सब के सब सिटीजन होने की वजह से आपको मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो सिटीजनशिप का अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सिटीजनशिप, तो आप ये आंसर कर सकते हैं, इट इज अ कॉन्सेप्ट और थ्योरी by which people acquire absolute civil and enjoy absolute civil and political rights of a country। और क्या कह सकते हैं? और कोई डेफिनेशन सिटीजनशिप की है ही नहीं। अब ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। ये एक लिस्ट है, इसको जरा आप लोग लिखेंगे, मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 करके ये हेडिंग डाल लो। यही है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, इनको आप ये हेडिंग डाल के 1 2 3 4 करके मैं बोलता रहूंगा, आपको लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला राइट लिखिए,
the right not to be discriminated because you are Indian citizen, तो सबसे पहला राइट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा देता है उसको लिखिए। The right not to be discriminated against any citizen, against any citizen on the grounds of, on the grounds of religion, comma race, 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 comma caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। The right not to be discriminated against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 15। ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है? आर्टिकल 15। आगे लिख लेंगे अंडर ब्रैकेट आर्टिकल 15। सेकंड कौन सा है? फर्स्ट लिख लिया होगा आप लोगों ने होपफुली। सेकंड जो राइट है उसको लिखिए। अच्छा, पहले वाले को मैं थोड़ा सा बता दूं, पहले वाले को एक्सप्लेन कर दूं। पहला जो राइट अवेलेबल है वो क्या कहता है कि सिटीजन्स के बीच में स्टेट जो है वो रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा कि आप महिला हैं तो आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, या आप महिला हैं तो आपको कोई एक ऐसा राइट है जो पुरुषों को मिल रहा है, आप महिला हो रहे हैं इस वजह से आपको नहीं मिलेगा, या आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं इस वजह से आप इस चीज का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप ये कल को एक लॉ निकल जाए कि कोई वैकेंसी आ रही है और ये हो गया कि भाई उत्तर प्रदेश वाले उस वैकेंसी को नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा स्टेट है। या किसी पर्टिकुलर रिलीजन वालों को कह दिया जाए कि भैया आप ये वाला, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे घूमने नहीं जा सकते। ये सब काम सिटीजन्स के बीच में इन ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगा, पहली गारंटी है। दूसरा लिखिए, द राइट टू इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेकंड जो गारंटी है या सेकंड जो बेनिफिट है सिविल और पॉलिटिकल राइट का, बीइंग अ सिटीजन यू आर गेटिंग, दैट इज द राइट टू इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। The right to equality of opportunity in the matter of public employment. Second जो मैंने लिखवाया, the right to equality of opportunity in the matters of public employment. आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, मतलब जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट लगा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मनीष। द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in the matter of public employment, in the matter of public employment. आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से कि आप महिला हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकती, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए
और आपके सीट एंड रैंक के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। देखो इन अ वे दिस इज राइट, और इकोनॉमिकल राइट को भी प्रमोट कर रहा है। कल भी मैंने बताया था इकोनॉमिकल राइट क्या है आपका, एवरीवन हैज फंडामेंटल राइट टू अर्न हिज और हर लिवलीहुड। पैसा कमाने का अधिकार सबका फंडामेंटल राइट है ना, आप किसी को रोक नहीं सकते तो ये काम मत करो, पैसा मत कमाओ। तो इन वे दिस इज इकोनॉमिकल राइट ऑल्सो। सेकेंड वाला आर्टिकल 16 जो बताया। थर्ड लिखिए, थर्ड कौन सा राइट है? द राइट टू 6 फ्रीडम्स, 6 या ये डिजिट आप कर सकते हैं। राइट टू 6 फ्रीडम्स, right to 6 freedoms given in article 19, given in article 19। आर्टिकल 19 जब देखेंगे तो उसमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। वो किसको अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, फॉरेन नेशनल्स को अवेलेबल नहीं है। The right to 6 freedoms given in article 19। एग्जाम्पल आगे लिखो, एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको जो भी ठीक लगता है विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉमा फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। आप असेंबली बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, बट इट शुड बी पीसफुल असेंबली। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। नेक्स्ट कॉमा करके लिखते जाएंगे, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कॉमा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कभी आपका मन किया, यू ऑल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिल्ली, कभी आपका मन किया कि सर से मिलना है, तो आप अपनी जगह से उठेंगे, ट्रेन या फ्लाइट या बस की टिकट लेंगे और चले आएंगे, उससे मिल लेंगे। ये क्या आपका फंडामेंटल राइट, नो वन कैन स्टॉप यू। मन किया तो शिमला मनाली घूम आए, मन किया उत्तराखंड चले गए, मन किया कहीं और घूम आए, यही तो है ये। मन किया कहीं और सेटल हो गए जाके, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 गारंटीज दैट। नेक्स्ट कॉमा करके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, अपना स्टेट छोड़ के, अपना शहर छोड़ के आप कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। लास्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपको जो भी प्रोफेशन ठीक लगता है आप उसको अपना सकते हैं। आपको मन किया आप जज बन गए, आपको मन किया आप टीचिंग में जा सकते हैं, आपको मन किया आप बिजनेस कर सकते हैं। जो भी प्रोफेशन आप चाहते हैं आप अपना सकते हैं। ये 6 राइट्स आपको क्यों मिले हुए आर्टिकल 19 में? बिकॉज यू आर इंडियन सिटीजन, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू एंजॉय दीज फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19। Otherwise, you won't be able to enjoy. If you're not Indian citizen, you won't be able to enjoy these fundamental rights given under Article 19. देखिए सिटीजनशिप का कितना इंपॉर्टेंस है। थर्ड लिखवा दिया, फोर्थ लिखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, cultural and educational rights conferred by Article 29 and Article 30. Cultural and educational rights conferred by Article 29 and Article 30.
Cultural and educational rights conferred by Article 29 and Article 30. ये भी आपको अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि आप इंडियन सिटीजन है। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपको आर्टिकल 29 और 30 के राइट्स अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, there are certain offices under the constitution. There are certain offices under the constitution which can be occupied by citizens only. There are certain offices under the constitution which can be occupied by citizens only. एग्जाम्पल, अब देखो कौन कौन से ऑफिसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखो, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया का प्रेसिडेंट सिर्फ एक इंडियन सिटीजन ही बन सकता है। सबसे पहला लिखो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कॉमा करके लिखते जाना आगे। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कॉमा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन सिटीजन ही बन सकता है और कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। वाइस प्रेसिडेंट कॉमा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी सिर्फ इंडियन सिटीजन ही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता। किसी और नेशनैलिटी का पर्सन, किसी और कंट्री का पर्सन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं हो सकता। कॉमा अटॉर्नी जनरल। ये सब एग्जाम्पल है, और भी सीट्स हैं, ये सब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अटॉर्नी जनरल कॉमा गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर ऑफ अ स्टेट and advocate general of a state and advocate general of a state। ये सब एग्जाम्पल के तौर पे, और भी ऐसी पोस्ट है जिन पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का ही अपॉइंटमेंट होता है, किसी फॉरेन नेशनल का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस भी बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, कुछ भी बन सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व है। सिक्स्थ लिखिए, सिक्स पॉइंट, द राइट टू वोट for election, the right to vote for election, the right to vote for election to the House of People, to the House of People and the legislative assemblies of states, and the legislative assemblies of states, and the legislative assemblies of states is available to the citizens only, is available to the citizens only, and only they can become, and only they can become members of the union। मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार फिर से, सिक्स वाला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द राइट टू वोट फॉर इलेक्शन, द राइट टू वोट फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, to the House of People
and the legislative assemblies of states, and the legislative assemblies of states is available to the citizens only, is available to the citizens only, and only they can become, and only they can become, and only they can become members of the union, members of the union and the state legislatures, members of the union and the state legislatures. तो 6 पॉइंट क्या कहता है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है उस पे वोट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन कर सकते हैं। जो जैसे 2024 में इलेक्शन है, तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति, क्या कोई फॉरेन नेशनल उसमें वोट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप और हम ही उसमें वोट कर पाएंगे अगर आप 18 साल से ऊपर के हो गए तो होपफुली, मुझे नहीं पता, मे बी आप लोग हैं नहीं है, मे बी हो सकता माइनर हो अभी। तो 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति जो भी इंडियन सिटीजन है वो लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में वोट कर सकता है। और कौन से लोग वोट कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं? कौन से लोग? वही जो इंडियन सिटीजन है, वही पार्लियामेंट में भी जाएंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंडियन सिटीजन ही जा सकते हैं, कोई फॉरेन नेशनल नहीं जा सकता। So these are the 6 guaranteed rights which are available to Indian citizens. Why? Because they are citizen of India. Clear है? कोई डाउट? Constitutional provision about citizenship. अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेके क्या कहा गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। शाहिद, आपको क्लियर है? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, बाकी लोग को तो क्लियर है, अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कहा गया है सिटीजनशिप को लेके, वो देखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 ये सब आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है और ये बताता है कि सिटीजनशिप को अक्वायर कैसे करते हैं, कैसे सिटीजनशिप मिलती है लोगों को। तो आइए देखिए, सबसे पहले सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिसाइल? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिसाइल? डोमिसाइल वर्ड तो सुना ही होगा। ठीक है मनीष, अच्छा बताया आपने, ड्वेलिंग प्लेस और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बट डोमिसाइल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है ना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस,
plus there must be an intention to make such residence permanent. ठीक है, ये दोनों मिलके डोमिसाइल बनाते हैं। मैं हट जा रहा हूं यहां से। डोमिसाइल में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एक रहने की जगह होनी चाहिए, और सिर्फ रहने की जगह इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो व्यक्ति रह रहा है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उस रहने की जगह को वो परमानेंट बनाना चाह रहा है। परमानेंट नहीं होगा तो डोमिसाइल नहीं होगा। क्लियर है? आपका जहां का भी डोमिसाइल है वहां परमानेंट रेजिडेंस है या नहीं है आपका? परमानेंट रेजिडेंस है, तभी तो आप डोमिसाइल है वहां पे, अदरवाइज डोमिसाइल नहीं रहते। तो डोमिसाइल में जब भी डोमिसाइल वर्ड आएगा तो ये दोनों बातें देखी जाएंगी, लिख लीजिएगा आप लोग। प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्लस इंटेंशन टू मेक दैट रेजिडेंस परमानेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब आर्टिकल 5 जो है वो 3 तरीके से बताता है कि सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है बाय डोमिसाइल। वो 3 तरीके कौन से हैं पहले लिख लीजिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। 1 2 3 करके लिखेंगे। पहले हेडिंग डालो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, डोमिसाइल का डेफिनेशन लिखना, और 1 2 3 करके लिखो। सबसे पहले इस हेडिंग को डाल के लिखो, सॉरी इस हेडिंग को डाल के लिखो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, according to article 5, according to article 5, a person is entitled to citizenship. A person is entitled to citizenship by domicile. A person is entitled to citizenship by domicile if he fulfills the following 2 conditions, rather 3 conditions, the following 3 conditions. If he fulfills the following 3 conditions. पहला लिखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, he must at the commencement of the constitution, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, according to article 5, a person is entitled to citizenship by domicile. A person is entitled to citizenship by domicile if he fulfills following conditions. 2 और 3 हटा देना, नंबर में डालो, छोड़ देना। If he fulfills following conditions. If he fulfills following conditions. पहला कंडीशन लिखो जरा। He must at the commencement of the constitution, he must at the commencement of the constitution, he must at the commencement of the constitution have his domicile in the territory of India.
हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि जो व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है सबसे पहले तो उसको इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। पहली चीज, उसका इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए। एंड सेकंड, एंड such person must fulfill such person must fulfill any of the three conditions. Such person must fulfill any of the three conditions laid down under Article 5. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेकेंड, such person must fulfill any of the three conditions laid down under Article 5. अब उस पे 1 2 3 करके वो 3 कंडीशंस लिखो जरा। पहला कंडीशन लिखो, फर्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में पैदा हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो क्या पहला तो इंडिया में पैदा होना चाहिए, साथ में उसका इंडियन डोमिसाइल भी होना चाहिए। पहला, अगर इंडिया में बॉर्न है, इंडिया में डोमिसाइल है, तो सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। पहला क्राइटेरिया, पहली बात, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। सेकेंड, either of his parents was born in India. Either of his parents was born in India. अगर मान लो डोमिसाइल है बट वो खुद पैदा नहीं हुआ इंडिया में, तो उसके माँ या बाप में से दोनों में से कोई भी इंडिया में पैदा होना चाहिए। डोमिसाइल हो और माँ या बाप में से दोनों में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ है, इंडियन सिटीजन माना जाएगा। Either of his parents was born in India. And third, he must have been ordinarily resident in the territory of India, he must have been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years. For not less than 5 years. For not less than 5 years. Immediately before the commencement of the Constitution. Immediately before the commencement of the Constitution. Immediately before the commencement of the Constitution. Constitution के आने से 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा था और इंडिया का डोमिसाइल है, इंडियन सिटीजन माना जाएगा। 3 तरीके आर्टिकल 5 में बताए हैं। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं और आपका इंडियन डोमिसाइल है, आप इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। पेरेंट्स, माँ या बाप में से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ है, इंडियन डोमिसाइल है, आप इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आने के इमीडिएटली पहले 5 साल से आप इंडिया में रह रहे थे, इंडिया का डोमिसाइल है, आप इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात?
कोई डाउट किसी को भी? मनीष, जागृति? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का लॉ का क्लास का टाइम आप लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। कल से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।